हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आ चुका है या आते ही रहता है। तो इन सभी क्वेश्चन को देखिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दाएं साइड में जो बेल आइकॉन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो और अपडेट्स समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। स्क्रैपर की धार को शार्प करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्क्रैपर का प्रयोग जो हाई स्पॉट्स होते हैं उसको स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। तो उसमें धार लगाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है ये आपको बताना है। डायमंड व्हील या फाइन सिलिकॉन कार्बाइड व्हील या माध्यम कार्बन स्टील या ढलवा लोहा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये हार्ड मेटल है और इसके लिए फाइन सिलिकॉन कार्बाइड व्हील का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम हार्ड मेटल में ग्राइंडिंग कर सकते हैं और बहुत ही फाइन भी है ये सिलिकॉन कार्बाइड के। तो इसमें बहुत अच्छा ग्राइंडिंग होता है स्क्रैपर के धार बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, अर्थात हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन। उष्म सह पदार्थ में ये उष्म सह पदार्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? रिफैक्ट्री मटेरियल। ये आपको पता होगा कि जो इसकी ईंटें होती है ये हीट रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जो भट्टी होते हैं फर्नेस उसके दीवार को जो शीट या मेटल रहता है वो पिघलने से बचाती है। तो आप समझ गए कि रिफैक्ट्री मटेरियल क्या है। तो देखिए, उष्मासह पदार्थ में अभ्रक ईंटों को निम्न में से किस वस्तु से बनाया जाता है। अभ्रक ईंट जो है दोस्तों, ये अभ्रक मतलब आप जानते हैं क्या? ये माइका है। आपने देखा होगा आपके घर में प्रेस वगैरह होते हैं, उसके नीचे जो कॉयल है होता है उसके नीचे ये दिया जाता है। और अभ्रक पत्थर, इससे उसको निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। ओके। अभ्रक पत्थर जो होता है ये माइका है और इसके द्वारा इसे ईंट के रूप में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। रबड़ के होज निम्न में से वस्तु के बने होते हैं। दोस्तों, आपने होज देखा होंगे। होज मतलब होता है जो पाइप होते हैं, जैसे आपने फायर एक्सटिंग्विशर वाले के पास जो फायर फाइटर होते हैं उनके पास आपने देखा होगा उनकी जो गाड़ी होते हैं उसमें होज होता है। उसके बाद आपने गैस के भी होज पाइप देखे होंगे या ऑक्सी एसिटिलीन के होज पाइप देखे होंगे। तो ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का? नहीं दोस्तों, प्लास्टिक अकेला नहीं बनता, और ना ही नायलॉन से और ना ही टेफ्लॉन से। तो किससे बनता है? कैनवस रबड़। तो दोस्तों, कैनवस रबड़ जो होता है उसमें कुछ रेशेदार नायलॉन्स के धागे जैसे भी होते हैं और रबड़ भी मिक्स होता है। तो इस प्रकार के जो पाइप होते हैं दोस्तों उसे रबड़ के होज बोलते हैं, और ये बहुत ही मजबूत भी होता है। और ये हीट से या आप देखेंगे तो धूप के कारण या ठंडे से ये ख़राब नहीं होता है। तो इसे कैनवस रबड़ से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। कभी कभी ड्रिल द्वारा होल बनाने पर उसकी अंदर से सतह खुरदरी अर्थात रफ प्राप्त होती है। इस दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि होल के अंदर रफनेस सतह बन रहा है तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि ड्रिल का जो फीड है, फीड के दर है, उसे आपको कम करना है। क्योंकि आप ज़्यादा फीड देंगे तो उसके होल की जो वाल रहेगा अर्थात दीवार रहेगी उसमें रफनेस निश्चित तौर पे आना ही आना है। उसे रोकने के लिए आपको ड्रिल की फीड कम करना है। ओके। अगला ऑप्शन देख लीजिए। ड्रिल की फीड कम करना या अधिक रखना या कटिंग एज को कम करना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल के फीड को कम रखना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अवघर्षण के समय जॉब को सहारा देने के लिए प्रत्येक पहिए के साथ
निम्न में से लगानी चाहिए। दोस्तों अवघर्षण मतलब होता है ग्राइंडिंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए, अर्थात जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो जॉब को सहारा देने के लिए नीचे आपको क्या लगाना चाहिए, तो बेस वर्क लगाना चाहिए, अर्थात दोस्तों आधार लगाना चाहिए। अर्थात जब भी आपको ग्राइंडिंग करनी है तो आपको नीचे सपोर्ट देना है, वर्क को पूरे एक जैसे सपोर्ट देकर उसके बाद ही ग्राइंडिंग करनी है। तो फिर जॉब जो है वो उसमें वाइब्रेशन नहीं आएगी, जब वाइब्रेशन नहीं आएगी तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पे वो जॉब को भी ख़राब करता है और मशीन को भी, उसकी जो बेयरिंग रहता है उसमें इनरेगुलर लोड पड़ता है जिससे बेयरिंग भी ख़राब हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। ओके, अगला देखिए 31, निम्नलिखित में से जिग्स का कार्य है। तो दोस्तों जिग आप जानते होंगे, जिग और फिक्चर के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जिग जो होता है उसका काम मल्टी यूज़ है, अर्थात आप जॉब के साथ उसको लगाते हैं तो जॉब को सपोर्ट भी करता है, टूल को गाइड भी करता है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन करते समय कटिंग टूल को पकड़ता मीन्स दोस्तों जैसे आपको ड्रिल करना है तो उसके साथ गाइड करता हुआ ड्रिल चलता है, ठीक है। सपोर्ट और लोकेट करना, तो दोस्तों ये सारे काम करता है, इसीलिए जिग एक स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए आप। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं, कार्यखंड को मशीन टेबल आदि पर बांधने की युक्ति है। दोस्तों ये अकेला नहीं है, ठीक है। क्लैंपिंग करना ये भी, लेकिन जो सबसे सही आंसर है ऑपरेशन करते समय कटिंग टूल को पकड़ना और सपोर्ट और लोकेट करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लोग क्या हड़बड़ी में इसे भी गलत कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको सही आंसर मिल पाएगा। दोस्तों ग्राइंडिंग मशीन एक निम्न में से मशीन है। दोस्तों ये एक एग्ज़ाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत किया, ठीक है। तो आप ऐसा गलती ना करें। लोडिंग, कटिंग, मेजरिंग या सेबिंग, तो लोग क्या करते हैं दोस्तों इसमें लोडिंग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, तो सोचते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील में लोड हो जाता है, इसलिए जो भी है मन की भावनाओं को किसी को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए गलत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये कटिंग मशीन है और ग्राइंडिंग से एक्चुअली होता है कटिंग है, वो एक मल्टी पॉइंटेड कटिंग टूल होता है जो कि आप जब ग्राइंडिंग करते हैं तो बहुत सारे एब्रेसिव कण उससे पार्टिंग करते समय या ग्राइंडिंग करते समय पार्ट में से धातु को हटाता है, कटिंग करता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सेल्फ टैपिंग स्क्रू का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सेल्फ टैपिंग स्क्रू जो होता है वो सेल्फ टैपिंग करता हुआ, थ्रेड बनाता हुआ जॉब के अंदर जाती है। आपने इलेक्ट्रिकल बोर्ड में देखे होंगे, आपने वुड वर्क में देखे होंगे, दरवाज़ा खिड़कियों में देखे होंगे, स्क्रू से उसे ना उसमें कोई होल बनाया जाता है ना कुछ किया जाता है। आजकल तो दोस्तों पाइपलाइन में या आपने शेड बनाते हुए देखे होंगे, ड्रिल मशीन के साथ भी उसे शीट को तक के होल करने के लिए इसका प्रयोग करने लगे हैं। तो इसमें एकमात्र ऐसा प्लेट थंब स्क्रू ही है जो कि सेल्फ टैपिंग स्क्रू नहीं है, बाकी सभी सेल्फ टैपिंग स्क्रू के प्रकार है। ओके दोस्तों, तो जब देखेंगे थ्रेड कटिंग, सेल्फ पियर्सिंग और थ्रेड फार्मिंग, ये तीनों ही उसका प्रकार है और एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। ट्विस्ट ड्रिल पर फ्लूट्स निम्न दिशा में बने होते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आमतौर पर ड्रिल का जो फ्लूट्स होते हैं वो राइट हेलिकल फ्लूट्स होते हैं। तो इस प्रकार की मशीन क्लॉकवाइज में कटिंग करता है। एकमात्र रीमर की बात करें तो रीमर का प्रयोग फिनिशिंग करने के लिए करते हैं और कुछ ही मात्रा में धातु हटाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ट्विस्ट ड्रिल का फ्लूट्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ आपको राइट हैंड फ्लूट्स लगाना है, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट हैंड नहीं होगा और राइट एंड लेफ्ट ये भी नहीं होगा और कोई नहीं ये भी नहीं होगा। तो आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आम तौर पर ड्रिल के बारे में पूछता है तो आपको राइट हैंड फ्लूट्स लगाना है, आप इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रिल का नोक कोण कर्तन कोण
ठीक है दोस्तों, निम्न में से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन में 75, 98, 64, 118 ये सब कुछ है, और आपसे पूछा है कि ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई पार्टिकुलर चीज़ नहीं बोलते कि एल्यूमिनियम के लिए, लकड़ी के लिए या हार्ड मेटल के लिए ऐसा कोई पार्टिकुलर चीज़ नहीं बोलता है, और आपसे सिर्फ पूछते हैं कि आमतौर पर ड्रिल का एंगल होता है या कुछ नहीं, सिंपल सा ड्रिल का एंगल पूछता है, तो आपको 118 डिग्री ही लगाना है, दूसरे ऑप्शन को नहीं देखना है। लेकिन दोस्तों यदि बोलते हैं कि हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगल पे जाना है, 130 प्लस जाना है। और यदि सॉफ्ट मेटल के बारे में पूछता है तो 90 या 100 के आसपास रहना है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। एल्यूमिनियम निम्न में से एक्स से बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने एल्यूमिनियम के बारे में सुना होगा कि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला धातु है, और इसका प्रयोग देश में सर्वाधिक किया जाता है। घरेलू बर्तन से लेकर बिजली के तार बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए कौन सा खनिज पदार्थ का प्रयोग करते हैं? बॉक्साइट, लोहायस, कॉपर पायराइट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट और एक कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा और इसे आप याद रखिएगा। और बाकी आपको पता है कि लोहा जो है वो आयरन ओर से बनता है, कॉपर पायराइट से कॉपर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। साइन बार में आयताकार स्लॉट क्यों कटे होते हैं? आरआरबी इलाहाबाद में असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन आया था 2008 में दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो साइन बार होता है उसके नीचे आयताकार कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं, कुछ गोल भी होते हैं, कुछ आयताकार होते हैं, और आपको ये बताना है कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो साइन बार आपने देखा होगा कि टूल स्टील का एक साइन बार होता है जिसमें स्लिप गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ यूज होता है। ये साइन बार का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसे हल्के करने के लिए आता है या जॉब बांधने के लिए प्रयोग आता है, ये जो स्लॉट्स इसके अंदर जो कटे होते हैं वो। तो यहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको वजन कम करने वाला ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। ये एग्ज़ाम में जो सही है वो सही मानते हैं, वो जॉब को क्लेम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ इनरेगुलर जॉब होते हैं, उन्हें क्लेम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। निम्नलिखित में से चेन होस्टिंग के प्रकार है। दोस्तों चेन होस्टिंग आप जानते हैं चेन होस्टिंग क्या होता है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं। चेन पुली, बहुत सारे लोग इसे चेन पुली के नाम से भी जानते हैं, कोई चेन ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। आपने देखे होंगे कि किसी पाइप को उठाने के लिए या किसी भारी वजन को उठाने के लिए बहुत सारी जगह इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो देखिए डिफरेंशियल चेन होस्टिंग, होस्ट, स्क्रू गियर, स्पर गियर और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये सभी प्रकार के चेन होस्ट पाया जाता है। चेन होस्ट को कुछ लोग चेन पुली के नाम से जानते हैं, भले ही चेन होस्ट के नाम से नहीं जानता है, लेकिन चेन होस्ट की जगह चेन पुली निश्चित तौर पर जानते होंगे। तो आप उपरोक्त सभी के साथ जाइए क्योंकि ये सभी प्रकार के पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। व्हील की ग्राइंड की जाने वाली, दोस्तों यहाँ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बात हो रही है कि ग्राइंड की जाने वाली सतह, मान लीजिए उसके सतह खराब हो जाए तथा उसे सकेंद्री मतलब होता है उसके सेंटर में बनाने के लिए, अर्थात उसकी जो बैलेंसिंग है वो एक जैसे करना, उसके फेस को एक जैसा करना को क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन देखिए। स्नैगिंग आपको पता है कि जब धातु अधिक मात्रा में या वेल्डिंग कर देते हैं या बड़े बड़े उबड़ खबड़ होते हैं कास्टिंग के हुए जॉब, तो उसके ऊपर से मटेरियल को हटाना स्नैगिंग कहते हैं। ग्लेजिंग, तो व्हील के फेस चमकदार हो जाता है तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। ठीक है, और बैलेंसिंग, तो उसके व्हील को जब हम लगाते समय जब बैलेंस करते हैं तो उसे बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन जब उसके सतह को ठीक करना होता है तो उसे ट्विंग के नाम से जाना जाता है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ऑप्शन को आप देख लीजिए।
अब हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन है, तांबा निम्न में से अयस्क से बनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो मैंने थोड़ा सा हिंट्स आपको पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि तांबा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। टंगस्टन, कॉपर पाइराइट, मैग्नीज या कार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन से आप बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि जब कॉपर की बात आती है तो कॉपर पाइराइट से ही बनाया जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी है, बट दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के हिसाब से, ये बहुत मायने रखता है सब क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आप लगातार हमारे साथ जुड़कर आप लगातार इस प्रकार के वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन के बटन दबाकर आप हमारे हर वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो दोस्तों अब हम 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भट्टी में वायु के बहाव को नियंत्रित करने के लिए, दोस्तों मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे कि आपने भट्टी देखे होंगे, सुने होंगे, ओपन हार्थ भट्टी, या आपने ब्लास्ट फर्नेस भी सुने होंगे। तो आपको बताना है कि उसमें जो एयर डाला जाता है, हवा डालना ज़रूरी होता है, उसके अंदर के जो मेटल है उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए या पिघलने के लिए एयर का बहुत ज़रूरी एक रोल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन, जल, वायु वाल्व या गर्म हवा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नियंत्रित करने के लिए वायु वाल्व का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात एयर वाल्व। वाल्व मतलब एक प्रकार के टोटी होते हैं जिसके द्वारा से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। नील को सूखने में निम्न में से समय लगता है। दोस्तों नील के बारे में आपको मैं बता दूं, नील मतलब ये आम तौर पे यही नील जो आपके घर में उजाला नील, किसी के घर में प्रिया नील, किसी के घर में रॉबिन नील, इसी प्रकार से जो नील होते हैं इसी प्रकार से एक नील आता है। कंपनी में यदि आप देखेंगे तो एक पेस्ट आता है इस नील का, और जब इसको हम किसी भी सरफेस के ऊपर लगाते हैं, ब्लू मैचिंग करने के लिए लगाते हैं या मार्किंग लेआउट करने के लिए लगाते हैं, तो इसे सूखने में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये इस प्रकार के एक पेस्ट होता है जो थोड़ा सा ऑयलनेस होता है और इसे सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए आप, इसे सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। स्टेनलेस स्टील कटिंग के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट टाइम देखने वाले के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें लार्ड लिखा है तो लोग क्या करते हैं, लार्ड ऑयल के साथ चला जाता है क्योंकि उनमें स्टेनलेस स्टील दिखता है, और यहाँ पर गलत कर देते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर ना ग्रीस होगा, ना लार्ड होगा, ना इनमें से कोई नहीं। तीसरा जो ऑप्शन है फोर्थ नंबर के, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो सल्फ़र बेस मिनरल ऑयल इसका बिल्कुल सही आंसर है, और इसको आप नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में, आपके किसी भी नोट्स में जो आप इम्पॉर्टेंट नोट बनाते हैं उसमें आप नोट्स बना लीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट की डायरी में लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 44 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। किसी चूड़ी का अंतराल मतलब होता है दोस्तों गैप, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच के अंतर, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच के अंतर को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र अर्थात कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच गेज, प्लग गेज या जेनी कैलिपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्क्रू पिच गेज स्पेशली लिखा हुआ है, स्क्रू पिच गेज। इसका प्रयोग हम किसी थ्रेड को नापने के लिए या उसके पिच नापने के लिए ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, किसी थ्रेड के पिच को नापने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, और बाकी माइक्रोमीटर और प्लग गेज तो आप जानते हैं कि होल के अंदर के डाया और बाहर के व्यास को आदि को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हमारा 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए।
दोस्तों आपको पता है कि भूकंप दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं आते ही रहता है और भारत में भी कई जगह आते रहते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी 3.7 के आसपास रिएक्टर पैमाने के भूकंप आया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आता ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्वेश्चन है, कोई लोकल एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है और इस प्रकार के बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। तो रिएक्टर पैमाने पर कि केल्विन पैमाने पर कि डेसिबल में या पास्कल में, तो आपको मैं बता दूं कि रिएक्टर के द्वारा इसे नापा जाता है। आपने सुने होंगे कि नेपाल में इतने रिएक्टर पैमाने के भूकंप आई थी, या उत्तर पूर्वी भारत में मैक्सिमम दिल्ली में भी कुछ ना कुछ कभी कभी आते ही रहता है। तो दोस्तों चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 46वां नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से नायलॉन से निर्मित किया जाता है। तो दोस्तों आप जब नायलॉन के बारे में सुनते हो तो आपको यही याद आता होंगे कि नायलॉन के कपड़े बनते हैं, नायलॉन के धागे बनते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं जानते होंगे कि नायलॉन एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एक प्रकार के मटेरियल होता है, जो कि देखने में आपको एक सॉलिड प्लास्टिक बार के जैसे ही दिखेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जब गियर्स वगैरह बनाया जाता है, गियर्स या बुश, तो बहुत अच्छा जीवन काल होता है उसमें। और एक प्रकार के ये सेल्फ लुब्रिकेटर भी बन जाता है। इसके दांते भी अच्छे बनते हैं, इसके बुशे भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक के गियर्स बनाने के लिए नायलॉन्स का प्रयोग करते हैं और इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते होंगे तो निश्चित तौर पे आपने देखे होंगे लेथ मशीन वाले के पास निश्चित तौर पे ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। रूल स्क्वायर के ब्लेड और स्टॉक की लंबाई निम्न में से होती है। दोस्तों ये ट्रायस्क्वायर है, ये जो रूल स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये रूल स्क्वायर है। जब आप ट्रायस्क्वायर की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ट्रायस्क्वायर के बारे में यदि पूछते हैं तो उसमें स्टॉक मोटे होते हैं और ब्लेड पतली होती है। लेकिन जब रूल स्क्वायर या बढ़ाई काम के लिए जो गुनिया के बारे में बात करते हैं तो उसके ब्लेड और स्टॉक की मोटाई बराबर होता है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग शब्द नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के यदि रूल के या स्क्वायर के बारे में पूछता है, ट्राई स्क्वायर के बारे में पूछता है, तो आपको दोनों स्टॉक और ब्लेड की मोटाई को बराबर रखना है। इस ऑप्शन देख के आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 48। सरफेस प्लेट की परिशुद्धता निम्न में से यंत्र से मापी जाती है। तो दोस्तों सरफेस प्लेट सही है या गलत है, ये किस प्रकार से नापते हैं तो आपको पता होगा। जब आपने आईटीआई में पहले पहले जॉब बनाया तब आप सरफेस प्लेट भी देखे होंगे और आपने ट्राई स्क्वायर भी देखे होंगे। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा सरफेस प्लेट के स्ट्रेटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर रख कर उसके हम अपने आँखों से देख सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेसी से नहीं कर सकते। उसके लिए मास्टर सरफेस प्लेट वगैरह आता है, उससे हम चेक कर सकते हैं, प्रिसिशन ब्लू से हम चेक कर सकते हैं। वो मेथड तो बहुत अच्छी मेथड है पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम ट्राई स्क्वायर के साथ जाएंगे। चलिए अब हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में प्रयोग बाइंडर की प्रतिशतता होती है। तो दोस्तों जो बॉन्ड यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील को बनाते समय, आपको पता होगा उसमें विट्रीफाइड, रेजोनाइट, सिलिकेट, ये तरह तरह के बॉन्ड आता है, उसमें मेटलिक बॉन्ड भी आता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो बॉन्ड यूज किया जाता है क्या वो 50-50 करते हैं, क्या कितने परसेंट करते हैं। तो क्या 40% करते हैं, 80% या 30% या 20 से 30% तक के करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, 10% न्यूनतम और 30% अधिकतम। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि 49 का सी नंबर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोड को उठाने के लिए उपयोग होने वाले उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है कि भार को जब उठाया जाता है किसी कंपनी में तो किसके द्वारा उठाते हैं? या तो क्रेन से उठाते हैं, या क्रेन नहीं है तो फिर हम किसी फोर्कलिफ्ट से उठाते हैं, वो भी नहीं है तो फिर हम एक ऑप्शन और बचता है चेन होस्ट। चेन होस्ट ये बहुत अच्छा होता है, पर ये क्या मानवीय शक्ति के द्वारा उठाना पड़ता है। इसमें चेन को खींचते हैं तो वजन उठता है, धीरे धीरे उठता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा उपकरण है इनमें से। देखिए क्राउनिंग, तो क्राउनिंग तो एक प्रकार की प्रक्रिया है। मानवीय शक्ति तो मानवीय शक्ति से कितना वजन उठा सकते हैं, ज़्यादा लोड थोड़ी ना उठा सकते हैं। और चेन होस्ट जो है यही इसी के बारे में मैंने आपको अभी 3 चेन होस्ट के बारे में बताया था। ये होता है वजन को उठाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा हमारे बहुत 50 नंबर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने देखा और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और भी बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए। और इस प्रकार से आप हमारे चैनल को देखते रहिए। और यदि कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करिए। हमारा नंबर है 9424432368। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निक।